Hello, dear aspirants. So, this almost we are towards the end of ring theory, and today's concept talk gonna make the more fun for you. Okay, as you talk about the principal ideal domain, as you talk about the Euclidean domain, as you talk about the unique factorization domain. So, what are these actually? नाम में तो ऐसा लगता है कि यार ये कोई बहुत बड़ी तबाही मचा रहे होंगे, पता नहीं समझ आएगा नहीं आएगा, लेकिन बिलीव मी, अगर हम इनको राइट वे में प्रिपेयर कर ले गए, देन नो वन कैन स्टॉप अस फ्रॉम सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस विद इन सेकेंड्स. आई एम सेइंग मिनट्स तो बड़ी बात है. विद इन सेकेंड्स वी कैन टैकल द क्वेश्चंस इन सीएसई एंड फॉरेस्ट सर्विसेज. ठीक है, तो आज के कॉन्सेप्ट टॉक में बहुत पेशेंस के साथ इन चीजों को सुन लीजिए एक बार. दोबारा आपको मनरेगा मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली. अगर आप चीजों को स्किप करेंगे, जो कि आप बचपन से करते ही आ रहे हैं, तो फिर चीजें कभी क्रिस्टल क्लियर दिमाग पे नहीं बैठेंगी. तो आई सजेस्ट यू, डोंट स्किप द थिंग्स. इफ यू फील कि टीचर इज बिट स्लो, यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ योर वीडियो. ओके, चलो, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन. ठीक है, पीआईडी क्या होता है. ठीक है, इसके बाद में वी विल सी यूक्लिडियन डोमेन. इट्स नॉट एक्साइज डिपार्टमेंट. ओके, एंड नेक्स्ट इज यूनिक factorization domain, that is UFD. किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए, जो कि मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूं, इन मैथमेटिक्स प्लीज डोंट कंप्रोमाइज विद द डेफिनेशंस. ठीक, डोंट कंप्रोमाइज visualization through examples, through subjective examples. ठीक, अब सब्जेक्टिव एग्जाम्पल्स में या डेफिनेशंस में से whether I am prepared in right way or not, you must go for solving PYQs. इन केस ऑफ यूपीएससी आपको सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज दोनों के PYQs ट्राई करने चाहिए, जितना मेरा अनुभव कहता है. क्योंकि यहां पर क्या है, फॉरेस्ट सर्विसेज में जो है, जो आज पूछा जा रहा है, वो 2 साल बाद सीएससी के लेवल के क्वेश्चंस हो जाते हैं. मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं कि फॉरेस्ट सर्विसेज बहुत टफ है, इट इज नॉट लाइक दैट, बट दैट इज अ एग्जाम विच हैज अ डिफरेंट डिमांड. सीएसई में जीएस का वेटेज भी ज़्यादा रहता है. इधर में क्या है, आपके 2 ऑप्शनल्स रहते हैं, जीएस का वेटेज कम है, प्रीलिम्स दोनों का सेम है. तो इस तरीके से हम, जब भी आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, आप सीएसई और फॉरेस्ट सर्विसेज दोनों के PYQs को टैकल करते हुए चले, अप टू द एक्सटेंट ऑफ द सिलेबस फॉर बोथ ऑफ द एग्जाम्स. Why I always focus on this? Because this gives me way to learn systematically to prepare in right way. तो मेरी लाइफ में बस यही 2 वर्ड्स हैं कि मेरे को सिस्टमैटिक रखना है और अपने को सही तरीके की तैयारी करनी है. अब कुछ गलत भी होता है, ये आप लोग एक्सप्लोर करते रहिए, मेरे को मतलब नहीं है. ठीक है, तो आज के इस कॉन्सेप्ट टॉक में हम बहुत आराम से चीज़ों को करने वाले हैं. लेट्स से पहली चीज़ हम पढ़ते हैं पीआईडी. तो पीआईडी का डेफिनेशन क्या होता है, ये पढ़ना है पहले. देखिए ध्यान से, एन इंटीग्रल डोमेन. क्या? एन
इंटीग्रल डोमेन, कहने का मतलब पीआईडी से पहले वो इंटीग्रल डोमेन होगा। तो एन इंटीग्रल डोमेन इज सेड टू बी अ पीआईडी इफ एवरी, मान लो इसको आर ले लिया, एवरी आइडियल ऑफ आर इज अ प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर। अब हमारी एक आदत होती है कि अभी तो केवल पीआईडी सीख लेते हैं, प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है ये बाद में सी, मतलब ठीक है याद नहीं आ रहा है पढ़ लेंगे। नहीं, दिस इज द रॉन्ग वे। अगर आपको कोई चीज रिकॉल नहीं आ रही है तो आप तुरंत अपने नोट्स पर जाइए, उसको रिकॉल कीजिए। तो प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है? एन आइडियल आई ऑफ आर is said to be a principal ideal if I is generated by a single element। क्या प्यारे बच्चों? generated by a single element, that is I is generated by some element A only। क्लियर? अब हमने पीआईडी का डेफिनेशन समझ लिया, प्रिंसिपल आइडियल क्या है, और अगर किसी इंटीग्रल डोमेन के पास एक भी आइडियल ऐसा मिल गया कि जो कि एक एलिमेंट के जनरेट नहीं, दो एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, तीन से हो रहा है, that means that is not a principal ideal, so that integral domain will not be a principal ideal domain। That clear? डेफिनेशन फिर क्या है? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के बिना कहानी पूरी नहीं होती। सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स हियर। सबसे पहला प्यारा इंटीग्रल डोमेन कौन सा पढ़ते हैं? जेड। ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जेड इज अ पीआईडी? बोलिए हाँ या ना। जेड एक पीआईडी है क्या? देखिए, वी नो दैट, आराम से एकदम बच्चा लोग की तरह, एवरी possible ideal of Z is mz type, like 2z, 3z, 2 का multiples, 3 का multiples and so on। That is every ideal I of Z is generated by a single element, right? For example, I may be generated by 2, I may be generated by 3, I may be generated by 4, like that। So that is Z is a PID। एक बार समझ लिया, पढ़ लिया, अब जीवन में दोबारा यहां मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? Z is a PID। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, बहुत फंटैबुलस हो सकता है अगर आप इंटरेस्ट से देखें इसको। आप मुझे ये बताइए, द सेट ऑफ रेशनल्स के साथ क्या ये पीआईडी है? बस मुझे इतना बता दीजिए, इज इट अ पीआईडी? सोचिए। और अगर ये हो जाए तो मुझे ये बता दो, क्या आर और सी भी पीआईडी हैं?
सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स वाला। तीनों क्वेश्चन के आंसर 2 सेकंड से ज्यादा के नहीं है, अगर आपको सिस्टमेटिक लर्निंग में मजा आने लगे तो। क्या है सिस्टमेटिक लर्निंग? देखिए, हमने क्या पढ़ा हुआ है। वी नो दैट ए फील्ड चमक गया होगा अब तक, हैज एग्जैक्टली टू आइडियल्स। कौन कौन से? एक आइडियल होता है ये वाला जो कि जनरेट होगा 0 से, दूसरा आइडियल होता है एफ खुद जो कि जनरेट होगा यूनिटी एलिमेंट ऑफ एफ से। कोई दिक्कत? जनरेशन का मतलब समझते ही है, समझते हैं ना सब लोग? P2 में अगर आप लिखते हैं I इज जनरेटेड बाई ए, सो दिस मीन्स यू आर राइटिंग द एलिमेंट्स जहां R आपका रिंग से है, A आपका आइडियल से है। ठीक है, तो R डॉट ए कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है आपका, A इज सम पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ R। अब अगर आप 1 ले रहे हैं तो F से सारे R उठाइए, R1.1, R1 जनरेट, R1 मिल गया, R2.1, R3.1 एंड सो ऑन। डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, यहां पर यूजुअल मल्टीप्लीकेशन अगर आप ले रहे हैं। आप कोई और कंपोजिशन ले रहे हैं तो वहां से बात करें, रटना कुछ नहीं है, बस इतना याद रखिए। ठीक है, सो ए फील्ड हैज एग्जैक्टली टू आइडियल्स, एक 0 से जनरेट हो रहा है, एक यूनिटी एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। मतलब सारे के सारे आइडियल ऑफ अ फील्ड जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट, क्योंकि उसके पास 2 ही आइडियल होते हैं बेचारे के पास। एंड इफ यू आर अनअवेयर अबाउट कि एक फील्ड के पास केवल 2 आइडियल्स ही क्यों होते हैं, देन डोंट फॉरगेट टू मिस द अटेंड द कॉन्सेप्ट टॉक ऑफ आइडियल्स। क्योंकि फिर तो आपका बेसिक्स ही वीक है। आप आइडियल्स वाले कॉन्सेप्ट टॉक पहले अटेंड कीजिए, फिर इन चीजों को एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको चीजें दिखेंगी। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, ये कॉन्सेप्ट टॉक्स रैंडम नहीं है, बहुत सिस्टमेटिक है। प्रॉपर R&D के साथ आगे बढ़ने की कोशिश में कर रहा हूं। हर एक कॉन्सेप्ट टॉक में कोशिश रहती है कि 1-2 डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाए और एक इनडायरेक्टली आपके लिए चीज़ें सफिशिएंट हो। मतलब हर कॉन्सेप्ट टॉक में आप अपने CSE और फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम को लेकर कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाए। कोई भी कॉन्सेप्ट टॉक आप उठाकर देख लीजिए, आपको किसी भी कॉन्सेप्ट टॉक में अगर ऐसा लगे कि यार ये तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है ऑप्शनल के लिए, यहां से तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है, उसी दिन कॉन्सेप्ट टॉक अटेंड करना बंद कर देना आप। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पीछे जो दिमाग लगा हुआ है, जो एनर्जी लगी हुई है, वो डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस के बाद आती है। ठीक है, सिंस Q इज अ फील्ड, R इज अ फील्ड, C इज अ फील्ड, तो ऑल आर PID। और यहां से आप क्या कह सकते हैं? कितना बढ़िया एग्जाम पॉइंट मिला आपको। एवरी फील्ड इज अ PID, एवरी फील्ड इज अ PID। विश्वास दिलाइए। देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं, पता नहीं अलाउड है या नहीं है। आगे बढ़ूं? PID समझ में आया? अभी तो 2 ही एग्जाम्पल हुए हैं, और लेट्स मेक इट मोर क्लियर। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एग्जाम्पल तो छोड़िए। आप मुझे ये बताइए
Z क्रॉस Q ये एक पीआईडी है क्या? Everyone will try to think over this, please. Is it a PID? Z PID, Q PID, तो Z क्रॉस Q PID है? ऐसे ही सोच रहे हैं क्या? Let me use the red symbol now. कई बार हम इतना जल्दबाजी में होते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं कि चूंकि Z इज अ पीआईडी मास्टर बता चुका है ना, Q इज अ पीआईडी मास्टर बता चुका है, और चूंकि मास्टर सिस्टमेटिक है तो लगे हाथ उसने Z क्रॉस Q पूछ लिया। लेकिन नो, नॉट सो। क्यों है? लेट्स ट्राई टू थिंक। देखिए ध्यान से, सिंस 1,0 बिलोंग्स टू Z क्रॉस Q, 0,1 बिलोंग्स टू Z क्रॉस Q, तो कंपोजिशंस कैसे डिफाइन होते हैं R1 क्रॉस R2 में? अगर भूल गए हैं तो लाइक रिंग वाले कॉन्सेप्ट टॉक को अटेंड कीजिए। दैट इज 1 इंटू 0, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, दैट इज 0 0। A dot B coming out as 0, but neither A0 nor B0. That is, Z cross Q has 0 divisors. बोलिए, अगर Z क्रॉस Q के पास 0 डिवाइजर्स हैं तो Z क्रॉस Q इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। और अगर Z क्रॉस Q इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो डेफिनेशन कहां से शुरू करी थी तुमने? जरा पढ़ो पीआईडी की डेफिनेशन। एन इंटीग्रल डोमेन इज सेड टू बी पीआईडी इफ डॉट डॉट डॉट। अगर इंटीग्रल डोमेन ही नहीं हुआ तो मर जाएगा, पीआईडी नहीं बन पाएगा। तो यही खूबसूरती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थ्रू द सिस्टमैटिक लर्निंग। आप ये कहेंगे मास्टर साहब कितनी बार आप ये शब्द बोलते हैं? मैं तब तक बोलूंगा जब तक ये कॉन्सेप्ट टॉक चलेगी, और जब तक आपके अंदर इस चीज के दिमाग में घर ना कर जाए जैसे मेरे कर चुकी है, क्योंकि मेरी तो फीलिंग्स हैं इस प्रोसेस के ऊपर एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर, और मैं इसके रिजल्ट्स जानता हूं कि कितनी एनर्जी और लाइफ कितनी सॉर्टेड रहती है अगर आप सिस्टमेटिक रहें और राइट वे में प्रिपेयर करते रहें तो। ठीक है, अब ये राइट वे जानना तो राइट गाइड के अंडर में ही आएगा। मैं ही नहीं हो सकता, कई सारे लोग आपके लिए हो सकते हैं, हो सकता है मैं ना हूं राइट गाइड, ये भी हो सकता है। तो ब्यूटीफुल एग्जाम्पल और नॉट? डोंट फॉरगेट टू पुट योर कमेंट्स ओवर दिस। Shall we proceed now? अच्छा, गॉसियन इंटीजर्स लगे हाथ, चलिए बाजा बजा ही देते हैं आपका भी। गॉसियन इंटीजर्स इज अ पीआईडी। प्लीज रिप्लाई, दैट इज गृह कार्य फॉर यू। ठीक, मैं आपसे एक और ब्यूटीफुल क्वेश्चन उठाता हूं, देखते हैं कितने लोग रिप्लाई करेंगे। ZX इज अ पीआईडी? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बोलिए, क्या ZX पीआईडी है?
चलिए, हाउ टू थिंक। देखिए ध्यान से, वी नो दैट पॉलिनोमियल रिंग के बारे में हम जानते ही हैं। वी नो दैट सिंस Z is an, अब इन शॉर्ट लिख रहा हूं, इंटीग्रल डोमेन, दिस implies ZX is also an integral domain. ZX means collection of polynomials with the coefficients from set of integers. Okay dears, चलो, अब इंटीग्रल डोमेन हो गया। अब तो मुझे जानना पड़ेगा ना कि ये पीआईडी है या नहीं है। देखिए ध्यान से, यहीं पर एक बहुत यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन भी करा देता हूं आपको मैं। यूपीएससी का पीवाईक्यू है, क्वेश्चन ये है कि लेट्स से दिस इज एन आइडियल जनरेटेड बाय टू एलिमेंट्स। आइडियल है या नहीं ये पता करना है अपने को। अभी तो मैंने गलत बोल दिया आपको। आई इज अ सेट जनरेटेड बाय 2 and x। क्या ये आइडियल है zx का? मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप इसको आइडियल दिखा ले गए zx का, तो आपको मजा आ जाएगा कि zx के पास एक आइडियल ऐसा भी है जो दो एलिमेंट्स 2 and x से जनरेट हो रहा है। इसलिए zx मर जाएगा, पीआईडी नहीं हो पाएगा। क्योंकि पीआईडी क्या होगा? ऐसा इंटीग्रल डोमेन जिसका हर एक आइडियल, जितने पॉसिबल आइडियल्स है, सब के सब सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहे हों। बोलिए, ट्राई कीजिए, क्या ये आइडियल है zx का? चलो, बहुत सारे को तो अभी यही नहीं पता होगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो लगे हाथ मतलब भी समझा देते हैं हम आपको। अगर आप किन्हीं दो एलिमेंट से जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, देन दिस इज द कलेक्शन ऑफ r डॉट ए प्लस r डॉट बी। r1 r2 ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, और ऑल फॉर रिंग। ठीक है, दिस इज द लिटरल मीनिंग कि सेट जनरेटेड बाय टू एलिमेंट्स मींस दिस। ठीक है, तो अगर आप 2x से जनरेट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको? f ऑफ x, a की जगह क्या है? 2। r क्या है? चूंकि हमारा zx है तो उसके एलिमेंट्स क्या होंगे? पॉलिनोमियल्स होंगे। तो f ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल एंड लेट्स से g ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल। fx और gx कहां से आ रहे हैं प्यारे बच्चों? zx से। क्लियर है बात यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? चलिए, दिस मीन्स अगर आप इसके एलिमेंट्स को लिखना चाहें तो किस टाइप के एलिमेंट्स दिखाई देंगे? f ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल विच इज कमिंग फ्रॉम zx। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 0 पॉलिनोमियल ले ली तो आपको यहां 0 इंटू 2, प्लस अगर gx भी 0 पॉलिनोमियल ले ली तो दिस टाइप, दैट इज 0 इटसेल्फ। अब अगर मान लो आपने कांस्टेंट पॉलिनोमियल 1 ले लिया तो यहां पर 1 इंटू 2, मान लो gx 0 पॉलिनोमियल ले लिया, एंड सो ऑन यू कैन राइट ऑल एलिमेंट्स लाइक, चूंकि इसके पास तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दिख जाएंगे, क्योंकि f of x and g of x belongs to z of x, so it can be any polynomial of any degree required. विजुअलाइजेशन हो पा रहा है? और अगर मुझे एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन करना होता, 1 मिनट लगेगा मुझे, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। आपको भी आज के बाद 1 मिनट ही लगेगा।
लेकिन पढ़ने में, समझने में अगर आप 5 मिनट नहीं लगा रहे हैं तो वो 1 मिनट जिंदगी में कभी आ नहीं सकता। गांठ बांध लीजिए इस चीज को, कभी नहीं आ पाएगा। शैल आई मूव फर्दर? सॉरी। चलो, अब मैं इस आई को आइडियल दिखाना चाह रहा हूं। क्या दिखाना चाह रहा हूं? आई वॉन्ट टू शो दिस इज एन आइडियल ऑफ जेड एक्स। कैसे दिखेगा? आइडियल के लिए क्या करते हैं बोलो? नंबर फर्स्ट, लेट, अगर आई के अंदर दो एलिमेंट उठाए जाएं, ए बिलोंग्स टू आई, अगर ए आई में है तो ए मस्ट बी ऑफ द फॉर्म सम एफ ऑफ एक्स इंटू टू प्लस जी ऑफ एक्स इंटू एक्स टाइप। मान लो कोई दूसरा एलिमेंट उठाया बी इन आइडियल, तो आइडियल आई के एलिमेंट्स किस टाइप के हैं? सो दिस मस्ट बी ऑफ द फॉर्म, लेट्स से सम फाई ऑफ एक्स, सम साई ऑफ एक्स, जहां एफ एक्स, जी एक्स, फाई एक्स, साई एक्स कहां से आ रहे हैं? जेड एक्स से। इतनी बात समझ में आ रही है? अब मैं चूंकि यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, तो यूजुअल एडिशन का इनवर्स विल बी माइनस, दैट इज सब्ट्रैक्शन। बी का एडिटिव इनवर्स इज माइनस बी, सो ए कंपोजिशन बी इनवर्स इज रिटन एज ए माइनस बी। क्या मिल जाएगा मुझे? एफ ऑफ एक्स इंटू टू, तो दिस विल बिकम एफ ऑफ एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स इंटू टू प्लस जी ऑफ एक्स माइनस साई ऑफ एक्स into x. Since f of x is a polynomial, phi of x is a polynomial, so fx minus phi of x, that is again a polynomial. This is again a polynomial, जहां ux कहां जाएगा? zx में। चूंकि fx और phi x दोनों zx के एलिमेंट हैं और zx id है, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप भी तो बन रहा होगा, तो क्लोजर की वजह से। तो vx, ux और vx दोनों के दोनों कहां हैं? इसका मतलब क्या हुआ? a माइनस बी भी पहुंच गया आई में। चूंकि zx एक कम्यूटेटिव रिंग है, तो चाहे लेफ्ट आइडियल हो चाहे राइट आइडियल, कोई भी एक दिखा दीजिए, बात बन जाएगी। आर एक्स विल बी सेम एज एक्स आर, है ना? तो सेकेंड कंडीशन पे बात करें, लेट, अब हम क्या करेंगे? zx से कोई एलिमेंट उठाया, है ना, और a एलिमेंट उठाया i में, दिस इंप्लाइज a मस्ट बी ऑफ द फॉर्म f ऑफ x इंटू टू प्लस g ऑफ x इंटू एक्स टाइप, राइट? नाउ आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज rx इंटू a, so this will become rx into f of x plus rx into z of x. चूंकि zx is an integral domain, so it is closed with respect to multiplication as well. So this will give me some p of x into 2 type, some q of x, जहां px and qx कहां जा रहे हैं प्यारे बच्चों? zx के अंदर। This implies rx dot a also belongs to I. बोलिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आपकी नजरों के सामने है या नहीं? और आप समझ रहे हैं कि ये सेपरेट पी वाई क्यू क्यों बनता है? मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल। एक मॉडल एग्जाम्पल की तरह वर्क कर सकता है आपके लिए। आराम से देख लीजिए। तो क्या हो गया? बाई फर्स्ट एंड सेकेंड योर आंसर इज यस, I is an ideal of zx.
राइट। तो चूंकि I is an ideal of zx which is generated by two elements, which is generated by two elements 2 and x, so zx is not a PID। एकदम खूबसूरत पिक्चर आपके सामने जब बनी या नहीं, बस इतना विश्वास दिलाइए, बाकी चीज को मारिए ना गोली यार। क्लियर है सारी बात या नहीं? जेड एक्स पी आई डी क्यों नहीं है, 2 एक्स से जनरेटेड सेट कैसे जेड एक्स का आइडियल बन रहा है, एक स्लाइड के ऊपर 2 PYQ आपको नजर करा दिए मैंने। और एक एग्जाम्पल भी आपको मिल गया पीआईडी में। पीछे वाले एग्जाम्पल्स में ये दिखाया था कि वो क्यों पीआईडी हैं। जेड इज अ पीआईडी बट जेड एक्स इज नॉट अ पीआईडी। एक बार समझ लिया, एक बार दिमाग पे छप गया, अब ये जीवन भर के लिए हो गया। जीवन भर क्या मतलब, जब तक आपका ये एग्जाम वाला जीवन चलेगा, मेरे लिए जीवन भर का, क्योंकि मैंने टीचिंग को चुना। तो टीचिंग के लिए तो हर दिन सीखना है, हर दिन पढ़ाना है। ठीक है। एक चीज मैं आपको शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर, ग्रुप थियरी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। रिंग थियरी में बहुत ज़्यादा मतलब मैंने कभी टाइम नहीं, मुझे लगा कि एक तो इसमें चाहिए नहीं, क्योंकि जब ग्रुप बहुत अच्छे से आता है तो रिंग तो ऐसे ही फिर हो जाता है। लेकिन एक वो बहुत अच्छी वाली फीलिंग्स नहीं आती थी, क्योंकि एक तो ग्रुप थियरी चलता है 25 लेक्चर और रिंग थियरी चलता है 6 लेक्चर, 5 लेक्चर में खत्म हो जाता है, उतना ही उसका सिलेबस बचता है। लेकिन मैंने क्या किया, रेगुलर बैच 2-3 लगातार पढ़ाए और फिर कॉन्सेप्ट टॉक का चैलेंज ले लिया। आप यकीन मानिए, अब आप अगर मैं सो भी रहा हूं ना तब भी मुझे अगर आप पूछ देंगे कि सर आर एस इज अ फील्ड इफ एंड ओनली इफ एस इज अ मैक्सिमल आइडियल, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो मैं सोते में भी आपको बता दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे इसको प्रूफ करेंगे। पहले एस को मैक्सिमल आइडियल लो, क्योंकि आर एस को फील्ड प्रूफ करना है तो एक नॉन जीरो एलिमेंट उठाओ आर एस का, लेट से एस प्लस बी उठा लिया। अब एक एस प्लस अल्फा ऐसा दिखा दो कि एस प्लस अल्फा इंटू एस प्लस बी आपको 1 मिल जाए। इसका मतलब जो आपने आर लिया है वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी लेना पड़ेगा आपके स्टेटमेंट के अंदर। बात समझ रहे हैं? तो इस टाइप की जो क्रिस्टल क्लियर पिक्चर बनती है वो सिर्फ इसलिए बन पाती है क्योंकि मैं चैप्टर के पहले पेज को पलटता, स्किप नहीं मारता हूं। उसी में तो सारी दुनिया छुपी होती है। बाद में तो फॉर्मूले रह जाते हैं, बस फॉर्मूले रट्टा लगाओ आगे बढ़ते जाओ। ऐसी बात है या नहीं? बोलो, इज दिस ट्रू और नॉट? इट इज डेफिनेटली ट्रू। ठीक है। तो आई गेस पीआईडी अब आपको क्लियर होगा। पीआईडी के रिगार्डिंग अगर आपका कोई डाउट है तो डू लेट मी नो। अदरवाइज अब मैं आज ऐसा प्लान कर रहा हूं कि चूंकि पीआईडी ईडी यूएफडी को लेकर एक साथ इंटरमिंगल्ड क्वेश्चन रहते हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि इन तीनों सेगमेंट को एक बार में डील कर लिया जाए। तो आज का कॉन्सेप्ट टॉक थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, अगर आप लोग कोऑपरेट करें तो आज के कॉन्सेप्ट टॉक भले ही मान लो 50 मिनट का हो जाए, लेकिन आपको एक बहुत बेहतरीन पिक्चर में देकर जाऊंगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। चलिए कंटिन्यू। अभी तो क्या किया यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है यूक्लिडियन डोमेन का। बहुत आराम से समझेंगे चीजों को।
एग्जाम्पल्स के थ्रू विजुअलाइज करेंगे, फिर पी वाई क्यूज उठाएंगे और मूव ऑन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला काम डेफिनेशन। एन इंटीग्रल डोमेन, ध्यान से समझना, एन इंटीग्रल डोमेन इज सेड टू बी an Euclidean domain if there exists a map D such that number first D of A is less, मान लो आपका जो यूक्लिडियन डोमेन है वो आपने R कॉमा प्लस कॉमा डॉट A डॉट B फॉर नॉन जीरो A बिलोंग्स टू, सॉरी इसको D ले लेते हैं, एंड नॉन जीरो B बिलोंग्स टू D। मतलब आपने एक ऐसा नंबर, ठीक है, का एग्जिस्टेंस शो करना है। पहली बार में ये डेफिनेशन नहीं चमकती है, जब तक एग्जाम्पल्स पर नहीं जाते तब तक ये ऐसी ही धुंधली धुंधली नजर आती है। ठीक है, एक बार एग्जाम्पल्स चढ़ गए दिमाग में तो ये एकदम से बच्चा वाला काम नजर आएगा। फिर चलिए कंटिन्यू। थैंक यू। चलो, सेकंड कहता है, ध्यान से देखिएगा, फॉर नॉन जीरो A belongs to D, there exists Q belongs to D such that if A is Q dot B plus R implies either D of R is 0 or D of R is less than B। ये कुछ कुछ आपको डिवीजन एल्गो जैसा नहीं नजर आ रहा है? और थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे प्लीज। अब देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल में ध्यान से देखिए, लेट अस कंसीडर zx एज एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, वी वॉन्ट टू शो कि zx, या चेक करना चाहते हैं, क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं कि क्या ये एक यूक्लिडियन डोमेन है। zx इज एन यूक्लिडियन डोमेन। क्या करना चाहते हैं, देखिए ध्यान से। अब जो d होता है, जो ये नंबर d है, टू फाइंड या इंट्यूशन, जो इसका इंट्यूशन है ना, दैट कम्स फ्रॉम द गिवन इंटीग्रल डोमेन। ध्यान से देखना, अगर zx ले रखा है इसका मतलब पॉलिनोमियल्स हैं। पॉलिनोमियल्स जैसे ही आपके सामने चमकता है, क्या आपके सामने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एकदम नाचता हुआ नजर नहीं आता है? बोलिए, क्या आपके सामने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एकदम से नहीं चमकता है जैसे ही पॉलिनोमियल बोला जाए? बस हो गया इंट्यूशन। देखिए ध्यान से, सिंस देयर एग्जिस्ट अ नंबर d डिफाइंड बाई, अगर मैं कोई भी पॉलिनोमियल लूं उसका d जो है, लेट से आई डिफाइन बाई डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। नाउ वी हैव टू शो कि कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर सेटिस्फाइड और नॉट। अगर सेटिस्फाई कर गया तो हम इसको ईडी बोल देंगे, नहीं किया तो नहीं बोल पाएंगे। बोलिए, सॉरी।
यस प्लीज। अब आप ये बताइए, अगर मैं डिग्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स देखूं, इट विल बी ऑलवेज greater than degree of one of that polynomial or not. This implies degree of a dot p is always greater or equal to d of a. अगर a आपका नॉन जीरो है zx में और b नॉन जीरो है zx के अंदर, a b मतलब एफ एक्स जी एक्स, तो फर्स्ट इज सेटिस्फाइड। सेकेंड बात, if you write f of x as a polynomial some q of x into z of x plus rx, ठीक है, then degree of rx it must be less or equal to degree of gx। क्यों? क्योंकि अगर इसका डिग्री ज्यादा हुआ तो फिर आप कॉमन लेके इस वाले के साथ मैनेज कर देंगे कि नहीं? अरे भाई डिवीजन एल्गो, मान लो 15 लिखा आपने, देखना समझना ध्यान से। 15 कैन बी रिटन एज लेट से 3 इंटू 4 प्लस 3, राइट। सपोज दैट आपने इसको ये लिख दिया और यहां पर लिख दिया 6, तो इस 6 में से जो 4 लाइक 3 है, उस 3 को उठा के यहां लाएंगे ना, तो क्या लिखते हैं, ये वाला पार्ट लिखते हैं कि ये वाला? तो अगर आपने ये लिखा है तो इससे यहां पहुंच जाएंगे कि नहीं? कहने का मतलब ये जो नंबर है ये इससे हमेशा छोटा या जीरो होगा कि नहीं? अगर वहां 3 इंटू 5 के लिए लिखना होता तो वो लाइक रिमाइंडर टर्म जीरो हो जाता। तो दिस इज समथिंग लाइक रिमाइंडर। तो बोथ ऑफ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो व्हाट यू विल से, यस zx is an Euclidean domain, right or not? Similarly, अब आप बताइए z is an ED or not? क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे? सबसे पहला काम पहले चेक कीजिए कि क्या वो इंटीग्रल डोमेन है भी कि नहीं है, कि खामखा में तबाही मचाए हुए है। क्या चेक करना है? वेदर इट इज एन इंटीग्रल डोमेन इटसेल्फ और नॉट। तो सिंस z इज एन इंटीग्रल डोमेन, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, z की पहचान क्या है? इंटीजर्स हैं इसके पास, और मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो हमेशा पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन जीरो हो, तभी तो ये बात बनेगी। स्मॉल डी कहां गया? मतलब नॉन जीरो। तो लेट्स टेक d of a equals modulus of a for a belongs to z. Clearly d of a dot b क्या होगा? Modulus of which is always greater or equal to, right or not? So that is less or equal to। पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा कंडीशन क्या चाहिए? अगर any number is written like this then d of r will be less or equal to 0, sorry less or equal to d of b itself। अगर नहीं होगा, अगेन वही डिवीजन एल्गो रिमाइंडर वाला कहानी। तो दोनों का दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड। इसका मतलब योर आंसर इज यस। बोलिए। गॉसन इंटीजर्स, झूठ मूठ का तमाशा। जेड आई इज एन यूक्लिडियन डोमेन। सो सिंस जेड आई बेसिकली होता क्या है? a प्लस आयोटा बी, जहां a बिलोंग्स टू z, b बिलोंग्स टू z। ऑल्सो zi is an integral domain and there exists d greater than 0 such that अगर मैं d of a लिखना चाहूं, d of x लेट से इसको लिख देता हूं, that is modulus of a plus iota b, that is under root a square plus b square for x equals to a plus iota b in zi।
यू कैन चेक इट आउट कि ये जो डी है ग्रेटर देन 0 होगा। ए डॉट अगर एक्स डॉट बाई का लिखें तो ग्रेटर और इक्वल टू डी ऑफ एक्स होगा। बाई डिवीजन एल्गो अगेन यू कैन से कि इफ एक्स इज रिटन एज सम क्यू इंटू बाई प्लस आर देन डी ऑफ आर विल बी like either 0 or will be less or equal to d of by. So this is again an Euclidean domain. पूरा एकदम आनंद के साथ कहिए, झूठ मूठ का तसल्ली नहीं चाहिए मुझे। अच्छा क्यू एक यूक्लिडियन डोमेन होगा क्या? बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार। ये बताइए। अगर ये बता दें तो जरा ये भी बता दीजिए, और ये बता दें तो जरा ये भी बता दीजिए। अब तो आप लोग खेल खेलना सीख चुके होंगे। बोलिए, आराम से टाइम लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सांस लेने का टाइम चाहिए होता है यार। अब 2-4 शॉर्ट वीडियो तो बनाने नहीं थे कि मैं बस आके फटफट फटफट करूँ। इतना लंबा सीरीज चल रहा है तो आप समझते हैं आई एम नॉट अ मशीन, है ना। प्लीज रिप्लाई। समय लीजिए, पूरा समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरी तरफ से। देखिएगा, मान लो आपके पास ये एक फील्ड है, ठीक है। फील्ड है तो इसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे और यूनिटी एलिमेंट भी होगा, ठीक है। तो लेट्स टेक d of a equals 1 where a belongs to f। कदम कहानी। आप ऐसे d को दिखा सकते हैं कि ये कंडीशन 1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है और कंडीशन 2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्या d ऑफ 1 वाला आप ट्राई करेंगे कि ये कैसे फर्स्ट और सेकंड को सेटिस्फाई कर रहा है? यहां मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या रोल हो सकता है? इतने एग्जांपल्स तो आपने मुझसे करवाए, एक आपके लिए ग्रह कार्य, ठीक है। ट्राई टू सो। बाकी आप इसको याद रखिए कि अगर एफ फील्ड है तो it must be an Euclidean domain. What you will remember? Every field is an Euclidean domain. बोलिए, कोई तनाव, कोई परेशानी किसी को भी? तो स्मॉल डी खोजना सीख गए, सेट की शकल देख के कैसे डी खोजा जाएगा। बाकी मेरी सलाह अब मानेंगे आप, आपसे थोड़ा ज्यादा अनुभव मुझे है। जितने एग्जाम्पल्स मैंने करा दिए हैं इन्हीं में से क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाएगा, क्योंकि यही तो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना, और क्या बनेगा भाई। तो एक होता है दिमाग में ये फितूल रखना कि कुछ और होता होगा जो मास्टर साहब ने नहीं कराया, उसका स्मॉल डी खोजना नहीं बताया। एक ये, yes I have done enough exercise over all possible categories of examples, now I will just remember these and will practice, that's it। अब क्या प्रैक्टिस करना है यार, जीवन में कभी नहीं। एक बार मैंने पढ़ा था, फील्ड के लिए डी जो होता है वो 1 ले लेते हैं, जेड आई के लिए ए प्लस आयोटा बी का मॉड ले लेते हैं, जेड के लिए ए का मॉड ले लेते हैं, जेड एक्स के लिए एफ एक्स का डिग्री ले लेते हैं, खत्म बात। पहली बार से जब से पढ़ दिया तब से याद है, आपको भी आज के बाद ये याद रह जाएगा।
और याद क्यों रह जाएगा? क्योंकि अब आपके चित्त पर छप जाएंगी ये चीजें। क्योंकि अब आपके चित्त पर छप जाएंगी ये चीजें। बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूं। तो ईडी ओके। केजरीवाल साहब। अब यार यूएफडी और बचा है। अगर आपकी इजाजत हो तो आज के कॉन्सेप्ट टॉक को एक एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट टॉक रखते हुए मैं तीसरे यूएफडी को भी यही डील करना चाहूंगा। 7-8 मिनट्स मोर, इज इट परमिटेड? बोलिए, इजाजत है? चलो बढ़ते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन का, यूएफडी। तो सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं, और उसी आनंद के साथ, उसी इंटेंट के साथ यूएफडी भी पढ़ाना चाहूंगा जिस इंटेंट के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट किया था। अब तो ये कॉन्सेप्ट टॉक एक लेक्चर में कन्वर्ट हो गया। चलिए, लेकिन आप यकीन मानिए आज के इस कॉन्सेप्ट टॉक में जितनी मैंने चीजें आपको बता दी, आपके कम से कम मैंने 10 घंटे मनरेगा मजदूरी के बचा लिए। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि एज ए स्टूडेंट में भी मैंने ये चीजें फीलिंग की होंगी। राइट? चलिए, तो एन इंटीग्रल डोमेन, लेट्स से डी कॉमा प्लस कॉमा डॉट is said to be an यूएफडी। ध्यान से सुनना, अभी यूनिक फैक्टराइजेशन पूरा लिखता हूं तो वर्ड भी आपको इशारा करेंगे, इंट्यूशन देंगे। ठीक, डोमेन तो आ गया इंटीग्रल डोमेन वाला, ठीक है। यूनिक फैक्टराइजेशन और थोड़ा आनंद देने वाला है। राइट? यही तो बात है कि नहीं है? आगे बढ़े। तो एन इंटीग्रल डोमेन इज सेड टू बी यूएफडी इफ, ध्यान से देखिएगा, मान लो कोई एलिमेंट ए इज रिटन लाइक दिस, ए इज रिटन लाइक दिस implies B and C are, sorry, this factorization of A is unique up to associates। तनाव ना ले, तनाव ना ले, तनाव नहीं लीजिए बिल्कुल भी। और देखिए, पहले तो डेफिनेशन पढ़ लीजिए एक बार। दिस इज यूनिक अप टू एसोसिएट्स। अब एक वर्ड, एक टर्म मिल गया आपको यहां पर, एसोसिएट्स। विल यू प्लीज एबल टू लाइक ट्राई टू रिकॉल एसोसिएट्स क्या होते हैं? पढ़ा है कभी? प्रीवियस कॉन्सेप्ट टॉक्स में डिस्कस हुआ है या नहीं हुआ है? से यस और नो भाई, कुछ तो बोलिए दोस्त, कुछ तो कहिए। चलो मैं बोल देता हूं। एन एलिमेंट B belongs to D is said to be associate to A belongs to D। यहाँ पे C ले रहे हैं तो C ही लिख ले देंगे। C belongs to D if there exists
a unit x belongs to D such that v can be written like this. यूनिट क्या होता है? अब एक और चीज रिकॉल करने को आ गई और रिकॉल नहीं करेंगे, रट्टा मारेंगे, तो आप सिस्टमैटिक लर्निंग को वायलेट कर रहे हैं फिर. Are you getting my point? You are violating the systematic learning then. आगे बढ़ू. चलिए अब रिकॉल यूनिट को कर लीजिए. x is said to be unit in D if multiplicative. मल्टीप्लिकेटिव कहने का मतलब with respect to second binary composition inverse of x exists in D itself. ठीक है. अब दोस्त एक क्या हो सकता था कि मैं इस चीज को ना रिकॉल कराता, आपका टाइम सेव करवा लेता, पर उससे फायदा क्या होता? आप मुझे इतना बता दो. अगर रटे हुए से ही काम चल रहा होता तो इस कॉन्सेप्ट टॉक की जरूरत ही नहीं पड़ती. से यस और नो. और मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि कहीं आप फिसल ना जाएं अपने मकसद से, आप सिस्टमेटिक लर्निंग से कहीं फिर भूल ना जाएं, आपके दिमाग में फिट हो जाए चीजें. चलिए अब आप देखिए कि अगर आप किसी भी चीज का फैक्टराइजेशन दैट इज यूनिक अप टू एसोसिएट्स, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, जब तक एक एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तब तक चीजें समझ में नहीं आ सकती आपको. ठीक है, तो मैं एक बेहतरीन एग्जाम्पल यहां पर उठाना चाहूंगा सो दैट यू हैव द बेटर पिक्चर इन योर माइंड. क्लियर? तो लेट्स टेक सॉरी जस्ट गिव मी 1 मिनट. आई एम सॉरी. ईडी का एक एग्जाम्पल, नहीं यूएफडी का, आई एम सॉरी, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स प्लीज. फ्यू मिनट्स नहीं, फ्यू सेकेंड्स ओनली. तो यूएफडी का अपन अगर एक एग्जाम्पल उठाएं तो इसी बहाने एक अच्छा क्वेश्चन भी करा लेते हैं, तो एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे. ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है z रूट ऑफ -5. हाउ इट इज रिटन एज, इट इज a प्लस b root -5 where a belongs to z and b belongs to z. This can also be written as where a belongs to z and b belongs to z. Okay dear fellows, sorry मैं ये जानना चाहता हूं कि वेदर इट इज अ यूएफडी और नॉट. आई वॉन्ट टू नो वेदर इट इज अ यूएफडी और नॉट. ठीक, चलिए वी वॉन्ट टू क्रॉस चेक z सॉरी रूट -5 इज अ यूएफडी. अगर ये यूएफडी है, अगर ये यूएफडी है तो क्या होना चाहिए? यूनिक अप टू फैक्टर लाइक अप टू एसो, इसका फैक्टराइजेशन, इसके किसी भी एलिमेंट का फैक्टराइजेशन. तो देखिएगा ध्यान से, लेट a इक्वल्स 14. 14 कैन बी रिटन एज 14 आयोटा 0 रूट 5. ठीक है,
तो 14 बिलोंग्स टू Z, राइट? देखिए ध्यान से, सिंस 14 कैन बी रिटन एज 2 into 7, तो 14 का एक फैक्टराइजेशन हुआ 2 into 7। 14 के लिए क्या मैं इसको ध्यान से देखना, 3 प्लस आयोटा रूट 5, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे हो पा रहा है या नहीं। सो दिस विल बी 3² + 5, यस, फेयर एनफ। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब देखिए आप, 14 का एक फैक्टराइजेशन ये है और 14 का ही ये दूसरा फैक्टराइजेशन है, ठीक? अब अगर ये इसका एसोसिएट हो जाए या ये इसका एसोसिएट हो जाए, बात समझ रहे हैं? या फिर ये इसका एसोसिएट हो जाए या ये इसका एसोसिएट हो जाए, तो हम बोलेंगे दीज टू फैक्टराइजेशंस आर यूनिक अप टू एसोसिएट्स। बोलिए, व्हाट वी विल से देन? These two factorizations are unique up to associates. बात जम पा रही है या नहीं? अब देखना ध्यान से। एक केस में दिखा रहा हूं, बाकी केसेस हम देख सकते हैं यहां पर। आज का कॉन्सेप्ट टॉक थोड़ा लंबा हो गया है, पर विश्वास मानिए, इसको ब्रेक करने से बहुत बेहतर है कि उसको थोड़ा सा आज बढ़ा दिया गया। ठीक है, चलिए केस 1 में देखिए आप क्या हो सकता है यहां पे। लेट इफ 3 plus iota root 5 is written as some x into 2, हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ x is 3/2 plus iota root 5, पर ये अब z, सॉरी, इसके अंदर नहीं जाएगा क्योंकि 3/2 is not an integer। सिमिलरली क्या ये 7 का एसोसिएट हो सकता है? अगेन 3 minus iota root 5, 3 minus iota root 5, none of the cases are possible, means क्या हुआ? This implies factorization of 14 is not unique up to associates in z minus root 5 structure, root of -5, सॉरी। तो क्या बोलेंगे? कहां गया, कहां गया, कहां गया? आंसर इज नो। तो z, ये जो स्ट्रक्चर आपने लिया है √-5, इट इज नॉट अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। ये यूएफडी नहीं है। पूरा विश्वास के साथ कहिए कि मामला जमा या नहीं। यूएफडी एकदम नजरों के सामने है या नहीं? और किसी को रत्ती भर भी डाउट होगा, देन प्लीज आस्क, प्लीज पुट द कमेंट कि सर नहीं समझ आया, आप नहीं समझा पाए। मैं बुरा नहीं मानूंगा, आई विल टेक योर चैलेंज एक्चुअली, और मैं और पढ़ाई करूंगा, आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जितना मेरा दिल कहता है कि जब खुद को फीलिंग आ जाती है ना, टीचर को पता होता है कि उसने समझा पाया या नहीं समझा पाया। इतना तो पिछले 10-12 साल का अनुभव मेरा है ही कि एज ए टीचर व्हाट वी फील, खुद को पता चलता है कि आज गणित काट दिया। ये खुद को आइडिया रहता है एज ए टीचर, ठीक है। फिर कभी कभी रहता है कि नहीं यार, आज अच्छे से समझा लिया, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यार।
बोलिए, आगे बढ़ा जाए, कोई और एग्जाम्पल उठाया जाए। अच्छा, जेड एक यूएफडी होगा या नहीं होगा? जेड एक यूएफडी होगा या नहीं होगा? बोलिए। अच्छा, कई बार इन शॉर्ट जेड लिख दिया जाता है, इसका मतलब है कि अगर आपने उसको इंटीग्रल डोमेन ट्रीट कर रहे हैं तो यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है वहां पर। तो z इज अ यूएफडी या z प्लस डॉट इज अ यूएफडी, बोथ आर लाइक, ट्रेडिशनली वो केवल z लिख देते हैं, बट थिंग्स आर सिनोनिमस। चलिए रिप्लाई कीजिए भाई साहब। अगर अल्फा बी इंटू सी टाइप है और अल्फा डी इंटू ई टाइप है, तो मरते मर जाइए, ये दोनों फैक्टराइजेशन यूनिक ही रहेंगे अप टू एसोसिएट्स। अब जेड में तो फील करने में दिक्कत नहीं आएगी ना। कोई भी इंटीजर उठाइए और कलाकारी करिए इसके साथ। कलाकारी से कभी मत पीछे हटा करिए, कभी भी नहीं। ठीक है, और कुछ? अब मैं तो क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको एग्जाम पॉइंट समझ लीजिए। प्रूफ जरूर करने की कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो मुझसे पूछिए। एवरी फील्ड इज अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। याद भी रखिए और इसको प्रूफ करने की भी कोशिश कीजिए। दिस इज माई सजेशन फॉर यू। याद भी रखिए और प्रूव करने की भी कोशिश कीजिए कि हर फील्ड एक यूएफडी क्यों होता है। अगला होमवर्क आपके लिए। इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू वांट कि सर इसको भी आप करवाइए, मैंने नहीं कर पाया, या जो ट्राई किया है उसको रिप्लाई कीजिए, आई विल डेफिनेटली डू इट फॉर यू। तो फॉर एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? Q plus dot is a UFD. R plus dot is a UFD. P plus dot is a UFD. ZPI, where P is prime and 4 divides P minus 3, तभी तो ये फील्ड बनता है, ये तो सब लोग को याद है ना अब तो, is a UFD। बोलिए, चीजें एकदम से क्रिस्टल क्लियर हैं या नहीं? अगर आपका कोई सजेशन अभी भी है कि सर आज के बाद भी मुझे कोई किताब, कोई नोट्स, कोई लेक्चर अटेंड करने की जरूरत पड़ेगी पीआईडी, ईडी, यूएफडी में, तो फिर ये मेरे लिए पर्सनल हार होगी। मैं एकदम मतलब बहुत जिम्मेदारी के साथ ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। हाँ, मैं आपको ये सलाह ज़रूर दूंगा वाइल अटेंडिंग द लेक्चर, इफ़ यू आर फॉरगेटिंग समथिंग, ट्राई टू प्रिपेयर द नोट्स इटसेल्फ। ठीक है, क्योंकि इस लेवल का जो कंटेंट है, मैं खुद को बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं जानता हूँ कि कितने एफर्ट्स, कितने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस इस पे लगते हैं चीज़ों को इस लेवल में कनेक्ट करने में, इस लेवल की विजुअलाइजेशन कराने में आपको। क्लियर है? सो फील्ड, ईडी, पीआईडी कहाँ पे लिखें? अगले पे लिख दें। लेट्स राइट दैट फील्ड, ईडी, पीआईडी, यूएफडी, आईडी। आईडी मतलब इंटेग्रल डोमेन। So every field is an ED, every ED is a PID, every PID is a UFD, every UFD is a integral domain. So whatever the understanding we have developed through the previous 60 minutes of discussion, this is the
overall output which I want you to feel this, apply the definitions, try to prove these relations. If you are more interested in that, you can enjoy these things for sure. And if you feel कि सर अभी मेरे को और कुछ चाहिए या हमने ये ट्राई किया है, सर क्रॉस चेक कैसे करें, क्या कर सकते हैं, you are always free to share your views and thoughts, suggestions, appreciations, जो भी कमेंट्स, रिमार्क्स, whatever you wish to have. तो आज के लेक्चर में आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू समराइज. आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम PID, went for ED, went for UFD. Also, I tried to set the relations for ID and field as well. I hope all of you have enjoyed this concept talk. And if you have any further suggestion, please do let me know. I'll definitely include those in the further coming concept talks. आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी था. इट्स एनफ फ्रॉम माई साइड. बाकी आपके कोई भी सजेशंस होंगे, नेवर हेजिटेट. एंड बाय द वे, हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? इस पे तो बात ही नहीं हो पाती है. कुछ लोगों का ये था, मैं कमेंट्स देख रहा था कि सर ये बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट टॉक्स है या UPSC लेवल का. तो आपका कमेंट इटसेल्फ सोज कि आपने वो कॉन्सेप्ट टॉक अटेंड ही नहीं किया. बस आपने रैंडम कमेंट दिया है कि पहले पूछ लेते हैं फिर अटेंड करना शुरू करते हैं. तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, दिस इज फ्रॉम बेसिक्स टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ UPSC. मीन्स इसके लेफ्ट राइट में आपको कुछ नहीं सोचना है. हाँ, अगर आपको ये लगता है कि मुझे और प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करनी चाहिए और सारी चीज़ें मुझे डिस्कशन करने चाहिए, देन यू कैन ज्वाइन द रेगुलर बैचेस. और इस प्लेटफॉर्म के अंदर फीस भी उतनी ज़्यादा नहीं है कि आप उस पर पैनिक करें, क्योंकि मैथ्स ऑप्शनल का जो वर्डन है वो आप समझते हैं. तो अ फी बिलो द 10,000 इज़ लाइक समथिंग, मतलब ठीक है, मतलब एज ए स्टूडेंट मैं समझता हूँ चीज़ों को, लेकिन थिंग्स आर ओके. तो हाँ, कॉन्सेप्ट टॉक के थ्रू वो स्टूडेंट जो मेंस दे चुके हैं लेकिन मैथ्स में उनके अच्छे स्कोर्स नहीं हो रहे हैं, जिन्होंने कोचिंग्स भी ले रखी है, वो सब के सब कॉन्सेप्ट टॉक्स को एंजॉय कर रहे हैं. एज वेल एज दोज फ्रेशर्स, क्योंकि उनको भी हर टॉपिक का एक लेवल का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप हो रहा है. जो लोग BSc ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने पहले कर रखा होता है मैथ्स, उनको भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं. सो you people are like suggested, keep learning, keep following the things, never hesitate from asking your doubts. We'll definitely look into those. That's enough for the day. Good luck.